हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक क्लास इसकी ले चुके हैं 1.1। आज इस 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है। और समझना, स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। समझना थोड़ा सा जो इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। मान लो इसमें कोई दो संख्या होती हैं, ए और बी। क्या है ये? दो संख्याएं, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो इनमें जो संबंध होता है, रिलेशन, वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर मासा गुणा लासा। मतलब पहली संख्या कितनी है? ए गुणा दूसरी संख्या कितनी है? बी। तो बराबर में मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई लासा मतलब एलसीएम। ये रिलेशन होता है दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी के आधार पर देखो पहला सवाल इसका। अब इसका पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मान लो तुम्हें कोई संख्या दे रखी होगी, उसको तुम्हें केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि मैं मान लो अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, ठीक। देखो मान लो अगर कोई संख्या है यहाँ पे 35, इसके आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। इतने के अभाज्य गुणनखंड। तो 35 के क्या होते हैं? 5 सत्ते 35। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना, आते होंगे ये तुम पे। कैसे कटेगी? 5 से कटेगी, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगी। तो ये जो आई मल्टीपल 5 और 7, ये तुम्हारे क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड उन्हें कहते हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 और स्वयं मतलब इटसेल्फ, इन्हीं दो संख्याओं से वो डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और एक स्वयं से, ठीक है। तो वो होते हैं तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसी के साथ सवाल देख लो। इसमें पहले सवाल में 5 सवाल हैं, कोई से 2 सवाल देख लो इसमें से। जैसे मान लो 156 है दूसरा क्वेश्चन, 156 ये पहले का है, ठीक है। इतने के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो क्या करोगे, 156 के रूल्स आपको पता ही होंगे। जैसे कि अगर कोई सम संख्या है लास्ट में, ठीक है, तो उस संख्या को हम 2 से काटते हैं, ठीक है। तो देखो इसको 2 से काटेंगे, 2 से 1 में नहीं जाएगा, 15 में लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16। फिर सम संख्या आ रही है लास्ट में, फिर 2 से काटेंगे। जब तक सम संख्या आती रहेगी तब तक 2 से काटते रहेंगे, ठीक। 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 नम 18। अब देखो 2 नहीं आया, सम संख्या नहीं आई कोई सी, अब ये 2 से नहीं कटेगी बिल्कुल। अब क्या करेंगे 3 से काटने का रूल पता होगी क्या? अगर कोई नंबर ये 3 से कट रहा है, जैसे ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो ये 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 13 से ही कटेगी। अगर कोई अभाज्य संख्या आती है तो वो खुद उसी से कटती है अपने आप से, 13 एकम 13। एक और चीज बता दें, अगर कोई संख्या नहीं कट रही हो तो इन संख्याओं से काट के देखोगे तुम। 2 से काटते हैं, 2 से ना कटे तो फिर 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से ना कटे तो 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उसी से हम संख्याओं को काटते जाते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले 2 से काटी, 2 से कटी, फिर 2 के बाद में 2 से फिर ना कटने के बाद फिर 3 से कटी, 3 के बाद 13 से कटी। तो मतलब कहने का मतलब है अभाज्य संख्याओं से ही कटेगी वो संख्या, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो इसका। अच्छा ये 156, अब मैं इसको लिखूंगा
156 इजिकल टू कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, केवल लिखना था उसमें संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो इसमें से, क्वेश्चन नंबर 3। संख्या दे रखी है 38 to 5 के गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक, अब देखो इसे मिटा देते हैं यहाँ से, ये फॉर्मूला भी अभी काम आएगा इसमें। ठीक, देखो 3825 लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो ये संख्या 5 से आराम से कट जाती है। इससे पहले 3 से भी काटने का देख लिया करो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखने। 3 से काटने के लिए ये देखो 3 से ये कट गई, इसको हटाओ, इनको जोड़ के देखा करो। अगर इसका योगफल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है या 3 से कट जाता है तो समझ लो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि 3 से ये कट गई, इसको हटा, 8 और 2 10 और 5 15, 15 3 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से कटेगी। तो काटते हैं, देखो 3 एकम 3, 8 में लगाओ 3 दूनी 6, 2 बचे, 2 और 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 5, 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर देखते हैं, देखो 12 3 से कट जाएगी, 7 और 5 12, तो 7 और 5 का योगफल कितना हुआ 12, तो ये भी 3 से कट जाएगी, तो फिर 3 से कटेगी ये, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 5 नहीं कटेगी, 6 और 5 11 होते हैं, 3 से नहीं कटेगी। अब सीधे देखो 5 से काटो, क्योंकि 5 है लास्ट में, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब देखो ये अभाज्य संख्या है 17, जैसे कि मैंने अभी लिखी थी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या आए 3825। तो इसके लिखेंगे हम क्या 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, इसको मिटा देते हैं। तो ये सवाल थे पहले में, बाकी के सवाल कर लेना। ठीक है, अब देखो एक और है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एक तो HCF और LCM ज्ञात करना है, दूसरा और इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। जैसे कि थोड़ा सा समझ लो इसको, जैसे कि मान लो इसने कहा है कि 8 और 6 का, ठीक है 8 और 6 का मुझे LCM भी बताना है और HCF भी बताना है। ठीक है, ये दोनों चीज बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 8 के तो आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 6 के आ जाएंगे 2 गुणा 3। ठीक है, मैं इसमें HCF बताऊंगा पहले। HCF कल वाली क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया, तो HCF कैसे निकालते हैं। HCF क्या होता है कि HCF वो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो। जैसे इसमें 2 है, क्या इसमें है, तो देखो ये कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। इसमें 2 है, इसमें एक और है क्या, नहीं है ना, इसमें एक और है, इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब ये मेरा HCF हो गया। LCM कैसे बताया था कि सबसे पहले उभयनिष्ठ नंबर लिखो LCM में भी, जैसे इसमें 2 है, इसमें है लिख लो। इसके बाद और कुछ है इनमें कॉमन, नहीं है ना, केवल ये नंबर कॉमन था, वो मैंने लिख लिया। लिखने के बाद में अगर कॉमन नहीं है तो दोनों के नंबर यहाँ लिख दो। जैसे इसमें क्या है 2 गुणा 2 और इसमें क्या बचा 3, तो ये लिख लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब मैं कैसे मतलब इसको सिद्ध करूंगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो तुम्हारे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणा 6, तो ये तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया 8 6 48। फिर उसके बाद में मैं चेक करूंगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो कितना आएगा 2 एचसीएफ है और एलसीएम 24 है, और ये कितना आ गया 48। तो आ गया ना, आ गया ये बराबर। मुझे यही चीज दिखानी है इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर चलो पहला ही ले लेते हैं, दूसरे का पहला। 26 और 91, 26 और
91। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे 2 से, ये 2 गुणा 13 आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो ऐसे करके देखना, गलती मत करना कहीं पर भी, ठीक है। 91 के करेंगे 7 गुणा 13। हम इसका HCF निकालेंगे, तो मैंने बताया था HCF क्या है। देखो दोनों में ये संख्या कॉमन है कि नहीं, तो हम यहाँ पे HCF लिख देंगे, और कुछ कॉमन है नहीं है, छोड़ देंगे। फिर में LCM निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें भी कॉमन लिखते हैं, तो मैंने 13 लिख दिया। उसके बाद में जो संख्या रह जाती है वो भी लिख लो उसमें, जैसे 2 इसमें रहेगी, 7 इसमें रहेगी। अब इनका गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और 14 × 42 का 2 4 हासिल, 14 एकम 14 और 4 18, ठीक है। ये मेरा क्या आया, LCM। अब देखो मुझे सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो मैं लिखूंगा संख्याओं का गुणनफल, वो कितना आया, वो है तुम्हारी संख्याएं 26 और 91। तो बस इनका गुणा करो, 91 में 26 से गुणा, 6 एकम 6, 9 छक्के 54, या 2 एकम 2, 2 नम 18, और ये कितना आया 6, 6 8 और 5 13, एक और एक 2, कितना आया 2366। कितना आया 2366। उसके बाद में LCM गुणा HCF का करके देखूंगा, HCF गुणा LCM, तो ये कितना आएगा, HCF कितना है 13 और गुणा LCM कितना है 180। इनका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10, और 13 कम 13 और 10 23, ठीक है। यही मुझे सिद्ध करना था। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, ये बराबर है HCF मल्टीप्लाई LCM। यही मुझे प्रूव करना है। क्लियर, ये था, ठीक है। बाकी सब सवाल ऐसे ही हैं, कोशिश करना हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक और है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को के HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तो थी तुम्हारी 2-2 संख्या, अब आ गई 3-3 संख्याएं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3-3 संख्याओं वाला भी ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। संख्या दे रखी है 12, 15 और 21। HCF LCM दोनों चीज निकालनी है। तो देखो समझो अच्छे से, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 × 12, 15 के करेंगे 3 × 5 = 15, 21 के करेंगे 3 × 7 = 21, ठीक है। देखो HCF लिखेंगे, HCF तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे कि HCF चाहे संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या हो, उन सब में ये देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मौजूद हो या चारों में, जितनी भी है, ठीक है। जैसे देखो इसमें 2 है, क्या इसमें है, नहीं है ना। जब इसमें नहीं है तो मैं आगे देखूंगा ही नहीं, फिर वो HCF नहीं हो सकती। इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है, इसमें है। तो बस ये संख्या मैंने देखी, ये संख्या तीनों में मौजूद है, तो ये क्या है मेरा, यही HCF है, और तो कुछ है नहीं है कॉमन, ठीक है। होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, वही संख्या तुम्हारा क्या है HCF। LCM के कैसे देखेंगे, देखो LCM के लिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी वही करूंगा कि अगर कुछ कॉमन है तो सबसे पहले मैं कॉमन लिखूंगा। जैसे इसमें 3 कॉमन है, मैंने 3 लिख लिया। कुछ और कॉमन है क्या सब में, नहीं है ना। अगर LCM में किन्हीं 2 नंबरों में भी कुछ कॉमन हो ना, तो हम वहां लिखेंगे कॉमन में। जैसे कि इसमें मान लो 2 है, सपोज करो इसमें 1 और 2 होता, तो मैं ये दोनों, चाहे बेशक इसमें ना हो, लेकिन ये वाला 2 कॉमन, 2 वाला, तो वो मैं इसमें लिख लेता। लेकिन अगर वो 1 में ही है तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो नंबर बच गए वो अब इसमें लिख दूंगा। जैसे कि इसमें 3 कॉमन, तो इसमें क्या बचा 2,
एक और 2 बचा, इसमें 5 बचा और इसमें 7 बचा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, 420। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20, 7 ती 21, 21 दूनी 42। ठीक है, ये 420 आया, 420। तो ये था तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम। जरा एलसीएम को 3 में एक बार और क्लियर करो। सपोज करो कि कोई संख्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। सपोज करो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 7, यहाँ मान लो 2 गुणा 11 मान लो। ठीक है, एलसीएम, सिर्फ एलसीएम। एचसीएफ तो समझ में आ गया कि सब में होनी चाहिए वही संख्या एचसीएफ है, लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एलसीएम सबसे पहले कॉमन देखो, तो देखो ये मेरी संख्या साफ दिखाई दे रही है, कॉमन मैंने लिख लिया। कि कुछ और है सब में जो कॉमन हो, नहीं है ना। लेकिन अगर किन्हीं 2 नंबरों में भी कॉमन है ना, तो मैं उसको कॉमन में यहाँ लिखूंगा। जैसे कि अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है, जरूर नहीं है वो तीनों में हो, लेकिन कम से कम 2 में तो हो। तो ये 2 नंबर में यहाँ लिखूंगा। अब क्या, अब तो किसी में है ही नहीं है कुछ, अब ये बाकी के सारे नंबर यहाँ लिख जाएंगे। 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 11। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। देखो एक क्वेश्चन है 4th, इसमें कहा जा रहा है कि HCF 306 और 657, 306, 657 बराबर 9। ये 9 दिया है, यानी कि HCF दिया है इन दोनों का। और आगे कह रहा है कि LCM 306, 657, 306 और 657, ये तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है। एचसीएफ दे रखा है 2 संख्या। अब संख्या तुम्हारी कौन सी है, ये है, दूसरी संख्या ये है। एचसीएफ तुम्हें ये दे दिया, तुम्हें केवल एलसीएम ज्ञात करना है। तो तुम्हें पता है कि ये तो दिया है, उसने दिया है क्या, जो पहली संख्या है, पहली संख्या ए मान लेते हैं, वो कितनी दे रखी है, 306। दूसरी संख्या क्या दे रखी है, यानी कि बी मान लेते हैं इसको अपनी तरफ से, तो कितना दे रखा है, 657। इनका क्या दे रखा है, एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा है दोनों संख्या का 9। क्या है, एलसीएम। ये तुम्हें बताना है। ठीक है, ये तुम्हें बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये तुमको बताना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, कौन सा बताया था, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होती है HCF गुणा LC, ये बताया था। बस मान लगा लेंगे इसमें। देखो ए की जगह पे क्या लगा हुआ है, 306 गुणा बी की जगह पे क्या लगा हुआ है, 657 बराबर HCF की जगह पे क्या लगा हुआ है, 9। और ये LCM तो तुमको बताना है। ठीक, क्या करेंगे, मुझे LCM बताना है। 9 किसकी है, इधर गुणा की है, बस भाग कर देंगे इसमें। 306 गुणा 657 बट्टे 9, ये बराबर किसके आएगा, LCM के। तो काट लो इसको। देखो ये कट रही है, 9 × 27, 3 बार 3 बचे, 36 हो गई, 9 चौक 36। तो ये कितना आएगा, 34 गुणा 657। तो ये गुणा किसका आएगा, इसका गुणा कर लेंगे इसमें। देखो यहाँ पे 657 का 34 से, 4 सत्ते 28 का 8, 2 4 पंजे 20, 21 22 का 2, 4 छिंग 24 25 26, 3 सत्ते 21 का 1, 2 3 पंजे 15 16 17, 1 3 छिंग 18 और 1 19, 8 3 6 दूनी 12 13, 9 2 11 और 1 12 और 2 कितना आया, 22 3 3 और 8। ये तुम्हारा क्या आ गया, LCM आ गया। ठीक है, समझ में आ गया वो, उम्मीद है। देखो एक 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें मिटा देते हैं इसको। देखो 5वां क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई संख्या दे रखी है 6 की पावर n,
ठीक है। और यहाँ पर n कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा हो सकता है कि n का हम कोई भी मान लें प्राकृतिक संख्या, केवल प्राकृतिक नेचुरल नंबर, तो क्या अंत वाले डिजिट जो है शून्य आ सकता है क्या? जैसे कि चलो मानते हैं, देखो एक बात सुनो, ठीक है। यहाँ पे 6 की पावर n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 की पावर n, ठीक है। देखो अगर 2 गुणा 5 कितना आया, 10। कहने का मतलब है अंत में एक जीरो बनाने के लिए उसके जो फैक्टर होने चाहिए 2 गुणा 5 की फॉर्म में होने चाहिए। अगर इन दोनों में से भी एक भी डिजिट नहीं है, जैसे 1 2 ही दे रखा, 2 के साथ कुछ और है, 5 का फैक्टर नहीं आ पा रहा, तो फिर वो शून्य नहीं बना पाएगा, ठीक है। शून्य बनाने के लिए 2 गुणा 5 ये संख्या जरूर होनी चाहिए, तब जाके एक शून्य बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणा 3, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये शून्य नहीं बना पाएगा। चाहे n का मान तुम कुछ भी ले लो, प्राकृतिक संख्या कोई भी नेचुरल संख्या, लेकिन ये 10 जीरो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 मत लिखो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 की पावर n, इसको लिख सकते हो, क्या लिखें, चूंकि 2 गुणा 3 के गुणनफल में अंतिम अंक शून्य नहीं है, अंतिम अंक शून्य नहीं है। अंतिम अंक शून्य बनाने के लिए संख्या को 2 गुणा 5 के रूप में होना अनिवार्य है। इसलिए n कोई भी प्राकृतिक संख्या लेने पर 6 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता। मतलब ये है कि 2 गुणा 5 की फॉर्म में उसे होना अनिवार्य है। अगर आपको एक शून्य बनाना है तो अगर 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, अगर ऐसे 2 पेयर बनने हैं तो 2 शून्य होंगे, ऐसे 3 पेयर बनने हैं तो 3 शून्य होंगे। ये कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या के ऊपर कोई पावर है और पावर का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या लेनी है तो वो जीरो बनेगा लास्ट में या नहीं बनेगा, वो डिपेंड करता है इस संख्या के फैक्टर पे। इस संख्या के फैक्टर करने पे अगर 2 गुणा 5 की फॉर्म बन जाती है तो शून्य जरूर आएगा उसमें, ठीक है। देखो एक और संख्या, एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटा सा सवाल है। एक संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, ठीक। और दे रखा है 6 7 5 4 3 2 1, 6 नहीं 7 है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस है, ध्यान रखना। अब उसमें बोला जा रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं
क्यों हैं। भाज्य संख्या होती कौन सी है? ऐसी संख्या जिनमें किसी ना किसी संख्या से भाग जा रहा हो या वो विभाजित हो रही हो केवल 1 और स्वयं को छोड़कर, तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने माना ये 8 है, तो 8 में देखो 2 से भाग चला जाएगा। देखो 1 से और 8 से तो जाएगा, इनको मत लो। इनके अलावा किसी संख्या से अगर भाग जा रहा हो, जैसे 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है। कैसी है? भाज्य है। ठीक है, तो मुझे बस यही देखना, अगर किसी संख्या में भाग जा रहा है तो समझ जाना भाज्य। तो देखो मैं इसको लिखूंगा 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। इस वाली बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो इसमें और इसमें देखो 13 कॉमन है कि नहीं, तो मैं इसमें से 13 कॉमन निकाल लूंगा। कॉमन निकालने के बाद यहाँ से 13 निकला तो 7 गुणा 11 बचा और प्लस यहाँ 13 निकल गया तो यहाँ कितना बचा? 1। अगर कोई संख्या में से कोई संख्या पूरी कॉमन निकलती है तो समझ लो वहाँ 1 बचता है। तो अब देखो ये 13 और यहाँ कितना बचा? 11 7 77 और प्लस 1। तो देखो 13 गुणा 77 और 1 78। देखो इस संख्या में भाग जा रहा है 13 से। मैं कहूँ पूरी संख्या में 13 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये संख्या भाज्य है। ठीक है, अतः यह संख्या 13 2 8 7 15 3 से, या फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है 13 से भाज्य, तो हम ये लिख दें अतः यह संख्या 13 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। इसी तरीके से दूसरा करना है तुम्हें। दूसरे में क्या दे रखा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या दे रखा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो मैं देखो इसमें से भी 5 कॉमन निकालूंगा। इसमें ये रहा और यहाँ पे ये रहा। देखो ये सब गुणा में संख्या है, इस पूरे में से कॉमन निकलता है। तो 5 कॉमन निकालने पे मुझे क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ 1 बचा। तो अब इसका गुणा लिखने की जरूरत नहीं है कि गुणा करके क्या आएगा। मुझे पता चल गई ये संख्या 5 से भाज्य, क्योंकि ये गुणज में ही तो है। ठीक है, लिख देंगे अतः यह, चूंकि यह संख्या 5 का गुणज है, या ये लिख दो, यह संख्या 5 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। ठीक, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देखो लास्ट रह गया है, 7वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है? वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब अगर सोनिया यहाँ से चले, सोनिया तो एक चक्कर जैसे लगा लेती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 18 मिनट। ठीक, और जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया और उसे लगाने में कितना लगा? उसे लगा मात्र 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें कि वे दोनों एक ही स्थान से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि वो जब चक्कर लगाएंगे दोनों तो इस तरीके से इसी स्थान पर वो कब मिलेंगे। तो देखो 18 मिनट में एक चक्कर, 18 दूनी 36 मिनट में 2 चक्कर, 54 मिनट में 3 चक्कर। कौन? सोनिया। ये सोनिया लगा रही है चक्कर। 72 में 4 चक्कर। इसी तरीके से इसको देखेंगे, जो रवि है 12 मिनट में 1, 24 मिनट में 2 चक्कर, 12 36 मिनट में 3, 12 चौक 48 में 4 चक्कर। तो अब ये देख लो कहाँ मिल रहे हैं ये लोग। 12 है कहीं नहीं है, 24 नहीं है, 36 देखो ये मिल गए। ये 36 मिनट में मिल जाएंगे। कुछ समझ आया? तो हमने राउंड लगा के देख लिया कि आखिरकार संख्या कौन सी कॉमन आ रही है। ठीक है, तो वो है
कहने का मतलब है जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि दो लोग हैं, एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, एक इतने बजे चलता है, दूसरा इतने बजे चलता है, और वो पूछता है कि बताइए आपस में पुनः उसी स्थान पर कब आकर मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम निकाला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। इसको अब मैं इस तरीके से ना बता करके एलसीएम से बताता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम। तो देखो 18 गुणनखंड 2 तिया 6 तिया 18, 12 के 2 दूनी 4 ती 12। एलसीएम देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, आगे 2 गुणा 3। तो ये तो था कॉमन सिर्फ, तो ये तो तुम्हारा HCF निकल के आया। निकालना मुझे एलसीएम, बचा क्या 3 और 2 का पेयर नहीं बन पाया, तो इसको निकाल लो। 3 गुणा 2 ये भी लिख लो आपस में, इनका गुणा करो, कितना आया 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है। तो ये 36 मिनट बाद 36 मिनट, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। समझ आया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, क्लियर। अब आप जो है इसको पुश कर करके नोट्स बनाना, ठीक है, और कोशिश करना समझ में आए। एक बार समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखें, ठीक है। इस तरीके से आप जो है समझ के नोट्स बनाते जाइए इसके, ठीक है। चैप्टर तो एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस जो है बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास तक पहुंच जाए। तो बस इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।